नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों हमारा जनगणना, भारत में जनगणना, सेंसस इन इंडिया। दोस्तों, आप लोगों का टीचिंग एग्जाम्स के लिए या कोई भी एग्जाम्स हुआ, चाहे एसएससी है चाहे एनटीपीसी है, रेलवे, तो दोस्तों इस चैप्टर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। अगर आप लोगों के लास्ट ईयर पेपर हो अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वहां से, यानी इस टॉपिक से आप लोगों का 4 से 5 नंबर का, स्पेशली अगर मैं टीचिंग वालों की बात करूं, टीचिंग में केवीएस पीआरटी वालों का तो 4 से 5 मार्क्स का इसी टॉपिक से आने वाला है और वो दोस्तों हर साल आएगा आप लोगों का। और दोस्तों वैसे तो हमारा एसएससी हुआ या एनटीपीसी हुआ, एक दो क्वेश्चन यहाँ से हमारे हमेशा आते ही रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा जनगणना। अब ये जनगणना का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम अच्छे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जन मतलब होता है मनुष्य यानी आदमी, गणना का मतलब होता है गिनती करना यानी काउंट करना, यानी आदमियों की गिनती करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, जनगणना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा मेन टॉपिक। दोस्तों जनगणना जो है सबसे पहले, यानी अगर बात की जाए कि सबसे पहले किस देश ने जनगणना की स्टार्टिंग की थी, तो दोस्तों एक देश था हमारा स्वीडन, नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। स्वीडन एक देश है हमारा, वहां से सबसे पहले जनगणना हमारी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। और दोस्तों अगर बात की जाए दशकीय जनगणना, यानी हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत कहां से हुई, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व में सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों कहाँ पे हुई थी, स्वीडन में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हर साल हुआ करती थी, वार्षिक जनगणना थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई, तो दोस्तों वो देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका में 1719 में जनगणना की शुरुआत हो चुकी थी, दशकीय जनगणना की। और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जनगणना 1749 में कहाँ पे हुई, स्वीडन में। तो अब यहाँ पे तो हो गई। अब लेकिन अब भारत की बात करें तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में एक्चुअली में जनगणना की शुरुआत हमारी 1872 में हो गई थी, 1872 में। यानी जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था ब्रिटिश काल में, 1872 में लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे, यानी पूरे भारत पे राज कर रहे थे कौन, लॉर्ड मेयो। तो उन्हीं के शासनकाल में 1872 में जनगणना की क्या हुई, हमारी शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों फिर वो क्या था, वो वार्षिक ही जनगणना थी या स्टार्टिंग में जनगणना थी, तो वो इतना सफल नहीं हो पाई। तो प्रथम हमारा विधिवत जनगणना, या अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रथम दशकीय जनगणना हमारी 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों हमारी शुरू हुई। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो दोस्तों भारत में जनगणना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय काल में हुई। तो बताया ना मैंने, लेकिन ये कौन सी जनगणना थी दोस्तों, वार्षिक जनगणना। लेकिन हमारे देश में अब क्या होती है, हर 10 साल में एक बार क्या होती है, जनगणना। तो 10 साल ही है, यानी दशकीय जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई दोस्तों, तो वो हुई थी 1881 में और लॉर्ड रिपन के समय काल में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये जो हमारी जनगणना थी 2011 में हुई थी अभी, तो 2011 में जनगणना हुई थी दोस्तों, उसका नारा क्या था हमारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी 2011 की जो जनगणना अभी पीछे हुई थी, उसका हमारा नारा था, आप लोगों से पूछा जा सकता है, आवर सेंसस और आवर फ्यूचर। क्योंकि हम बात करेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना की ही हमारे इस टॉपिक में। क्यों, क्योंकि पिछले वाली ही जनगणना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, बहुत साल पीछे वाले नहीं, जस्ट जो पीछे हुई है। तो इसलिए ये जो टॉपिक रहेगा हमारा पूरी तरह फोकस रहेगा 2011 की जनगणना पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। अगर बात की जाए कि 1881 से हमारी जनगणना की क्या हुई, शुरुआत हुई, तो 2011 तक आते आते, यानी 1881 में हुई, फिर 91, फिर 2001 और फिर 1901, 1911, 21, 31 ऐसे करते करते दोस्तों ये जो 2011 जो जनगणना थी वो भारत की कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। यानी 15 जनगणना भारत में हो चुकी है, दशकीय जनगणना। और अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत की, ये स्वतंत्र भारत क्या है दोस्तों, देश आजाद कब हुआ था, 1947 में। यानी 1947 के बाद अगर पूछी जाए ये हमारी कौन सी जनगणना है 2011वीं, तो वो है दोस्तों हमारी 7वीं जनगणना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिकॉल करवाता हूं मैं।
मैंने कहा जनगणना 2011 भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है जब से हमारी शुरुआत हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन में और 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में हुई। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो जनगणना है ये करवाता कौन है, यानी आदमी की काउंटिंग करवाता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, भारत में जो जनगणना कराने की जिम्मेवारी है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे रेल मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, उसी प्रकार दोस्तों एक हमारा होम मिनिस्ट्री भी होता है, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अंदर ही एक और हमारा कार्यालय होता है जिसको हम कहते हैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। एक ऑफिस होता है, एक कार्यालय होता है। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारी जनगणना करवाते हैं। समझ आया। और जनगणना आयुक्त जो हमारी जब स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1881 में, उस टाइम में जनगणना आयुक्त कौन थे, हमारे फ्लोडेन थे। फ्लोडेन कौन थे दोस्तों, फ्लोडेन। और 2011 की जो जनगणना हुई, इस समय हमारे जो जनगणना आयुक्त थे वो थे हमारे दोस्तों गोपाल स्वामी। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और दोस्तों अब मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हमेशा बनाया जाता है। कौन सी तारीख को, विश्व पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। अब दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। दोस्तों हुआ क्या, 1881 में हमारी जनगणना हुई, 81 और 91 में हमारी फिर से जनगणना हुई, और 10 साल बाद 1901 में फिर से जनगणना हुई। तो हर 10 साल में हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि वो कौन सा दशक था जब हमारी जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई, घट गई। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आज पॉपुलेशन है 2011 में मान लो 100 है, तो दोस्तों 2021 में हमारी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। फिर 31 में हमारी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यानी लगातार जनसंख्या क्या करते हैं दोस्तों, 10 के में बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों वो कौन सा साल था जब, वो कौन सा दशक था जब आप लोगों की जनसंख्या वो बढ़ने की बजाय दोस्तों क्या हो गई थी, घट गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि 1911 से और 1921 का ये जो दशक था दोस्तों हमारा, इस टाइम में क्या हुआ, जनसंख्या जो वृद्धि दर थी, जो ग्रोथ रेट थी, वो हमारी ऋणात्मक थी। यानी 77 लाख पॉपुलेशन हमारी घट गई थी दोस्तों 1911 में जितनी थी, और 1921 तक आते आते हमारी 77 लाख पीपल कम हो चुके थे। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा दशक था जब हमारी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, प्लस वो कौन सा दशक था जब हमारी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा ग्रोथ में थी, यानी सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो 1961 से लेके 1971 का ये जो दशक था दोस्तों, इस दौरान भारत की जो जनसंख्या वृद्धि अब तक की सर्वाधिक, यानी 24.80% क्या हो गया था, हमारा इंक्रीमेंट हो गया था पॉपुलेशन में। समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों ये दोनों फैक्ट। इस दशक में क्या होगी, हमारी घट गई, और इस दशक में हमारी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा बढ़ गई। देखो बढ़ तो थोड़ा थोड़ा तो हर 10 साल में बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस साल में बढ़ी, तो ये हमारा वो साल था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि वर्ष इसको जनगणना का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो अभी चलिए बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने बात की कि भाई हमारी जो जनगणना वो स्टार्ट हुई कब से, 1881 से, 1881 से। और दोस्तों फिर कब हुई हमारी, 1891 में। फिर कब हुई, 1901 में। ऐसा करते करते दोस्तों हमारी जो आज की जनगणना है वो कौन सी है, 2011 में जनगणना हुई थी। तो अभी मैंने बताया था कि हमारी 1881 से लेकर 2011 तक हमारी ये कौन सी जनगणना है दोस्तों, टोटल ये हमारी दोस्तों 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। फॉर एग्जाम्पल अब कैसे है, देखिए दोस्तों 1881 से लेके और 2011 तक इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। कैसे, एक फेज है दोस्तों हमारा 1881 से लेके और 1921 तक का, एक फेज है दोस्तों 1921 से लेके 1951, तीसरा जो फेज है हमारा 1951 से लेके 1981, और 1981 से लेके दोस्तों एक फेज है हमारा 2011।
ठीक है, ये हमारे 4 फेजेज है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रावस्थाएं हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट फेज था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो हमारा फर्स्ट फेज था, इसमें दोस्तों हमारी जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो बिल्कुल नामात्र की थी, यानी स्थिर वृद्धि रही थी। यानी मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को कि 1881 में जितनी पॉपुलेशन थी वही पॉपुलेशन हमारी 1981 तक रही, 1921 तक। मान लो 1881 में 10 व्यक्ति थे कहीं पे, तो 1921 में भी कितने रहे दोस्तों, 10 ही रहे। यानी जो जनसंख्या में हमारी वृद्धि हुई वो बिल्कुल स्थिर वृद्धि थी, यानी बिल्कुल ही नामात्र की थी। ठीक है, स्थिर वृद्धि के रीजन क्या थे, जन्म दर भी हाई थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों को ध्यान नहीं रखना कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही दोस्तों क्या थी, हाई थी, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या में स्थिर वृद्धि थी। लेकिन जो नेक्स्ट फेज बात करें 1921 से लेके 1951 तक दोस्तों, इसमें हमारा जनसंख्या में क्या हुई, अल्प वृद्धि होना क्या हो गई, स्टार्ट हुई। अल्प वृद्धि यानी हमारी जनसंख्या में थोड़ा थोड़ा क्या होना स्टार्ट हो गया, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों 1951 से 1981 इसमें तो हमारी जनसंख्या में विस्फोट हो गया दोस्तों। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जिसको कहा जाता है, जनसंख्या में क्या होता है, तीव्र वृद्धि। किन दशकों में हुई अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये जो दशक थे हमारे, इनमें दोस्तों जनसंख्या में विस्फोट हो गया। यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी गति से क्या होने लग गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और 1981 से लेकर 2011 अब जनसंख्या में फिर से क्या हो रहा है दोस्तों, जनसंख्या में मंद वृद्धि हो रही है। मंद वृद्धि यानी बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोस्तों ये हमारे 4 फेजेस थे, अब 1881 से लेके और 2011 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था आप लोगों ने कि भाई वो 1921 का जो वर्ष है दोस्तों, इसको हम महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। महान जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। कौन से ईयर को कहा जाता है, 1921 को। क्यों कहा जाता है दोस्तों ऐसा, क्योंकि 1921 से अगर पहले देखोगे तो जनसंख्या में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, लेकिन 1921 के बाद अगर देखो तो आप लोग बहुत ही तेजी गति से क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। यानी एक तो ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, और ग्रोथ होना कब से स्टार्ट हुई, 1921। तो इसलिए इसको विभाजक वर्ष कहा जाता है, वृद्धि का और स्थिर वृद्धि का। यहाँ पे तो स्थिर वृद्धि थी यानी वृद्धि थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ हमारी बहुत ही हाई होगी। समझ आया। तो आप लोग बस 1921 वर्ष को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान क्या और क्या फैक्ट ध्यान रखना, 1911 से लेके 1921 ये हमारा कौन सा दशक था जहां पे दोस्तों हमारी ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। कैसी ग्रोथ हुई थी, नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था दोस्तों। वैसे तो क्या होता है, हर 10 साल में हमारी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती है। हर 10 साल में और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, अगले 10 साल में और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन फिर पूछा जाता है कि वो कौन सा दशक था जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी दोस्तों, घट गई थी। तो 1911 से लेकर 1981 ये जो दशक था, इसमें जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी दोस्तों। यानी 77 लाख तक पॉपुलेशन घट गई थी हमारी। समझ आया। और फिर से क्वेश्चन आता है कि कौन सा दशक था जब हमारी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। देखो वृद्धि तो हर 10 साल में हो रही है 1921 के बाद, लेकिन वो कौन सा दशक था जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, तो दोस्तों वो था हमारा 1961 से लेके 1971 का दशक। ये जो पिछले वाली स्लाइड में अभी हमने देखा था, तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाए हैं कि जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कौन सा दशक था, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कौन सा हमारा दशक था। तो ये बातें हमारी दोस्तों हमारे फेज से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह। देखिए दोस्तों, भारत जो हमारा है विविधता वाला देश है। भारत में दोस्तों हमारे 600 भाषाएं और 1500 बोलियां बोली जाती है। यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है हमारे देश में। तो दोस्तों उन सभी भाषाओं को और बोलियों को 4 ग्रुप में हमारे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण भाषाई समूह विभाग ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, डिवाइड कर दिया। हमारी 600 भाषाएं और 1500 बोलियों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो सबसे जो पहला जो 2 ग्रुप है उसको कहते हैं यूरोपियन आर्य, यानी जिसको इंडो यूरोपियन भी कहते हैं दोस्तों। द्राविडियन है, ऑस्ट्रिक एशियाटिक है, चीनी तिब्बती, किरात जिसको हम बोलते हैं। ये 4 ग्रुप बना दिए दोस्तों उन सभी भाषाओं के। तो आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा कि इस
भारत में सबसे बड़ा भाषाई ग्रुप कौन सा है, सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो यूरोपियन आर्य जो भाषा है दोस्तों, हमारे भारत में 73% लोग ये भाषा बोलते हैं, इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। और जबकि 20% भाषा द्राविडियन बोली जाती है, 1.38% ऑस्ट्रिक एशियाटिक बोली जाती है और 0.85 चीनी तिब्बती किरात बोली जाती है। तो ये है हमारा दोस्तों सबसे बड़ा भाषाई समूह, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इन्हीं में प्राचीनता की बात करूं, यानी इनमें सबसे ओल्डेस्ट हमारा ग्रुप कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप दोस्तों ऑस्ट्रिक एशियाटिक ये जो ग्रुप है, आप लोगों ने संथोल भाषा या मुंडा भाषा सुनी होगी, तो वो भाषाएं हमारी इसमें आती है। वो हमारी विश्व की, ना केवल भारत की, विश्व का सबसे पुराना ग्रुप भाषा का कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रिक एशियाटिक ग्रुप है। सेकंड नंबर पे हमारा चीनी तिब्बती किरात है। आप लोगों ने मैथिली यानी उत्तर पूर्व भारत में हमारे ये भाषा बोली जाती है, चीनी तिब्बती भाषा, उत्तर पूर्व भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर वाले भारत में, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे सबसे पुरानी है। द्राविडियन में आप लोगों को पता है तमिल, तेलुगु वगैरह भाषाएं आती हैं हमारी, ये हमारी दोस्तों तीसरे नंबर पे सबसे पुरानी है। और सबसे नया जो ग्रुप है हमारा इंडो यूरोपियन ग्रुप है, 73% भाषा जिसमें बोली जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे हमारी है हिंदी है, मराठी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, ये सारी की सारी भाषा किसमें आती है दोस्तों, इंडो यूरोपियन भाषा में आती है। समझ आया? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत में सबसे बड़ा भाषाई ग्रुप कौन सा है, अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए तो सबसे पुराना कौन है, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे आओ। देखिए दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इसमें हम लोगों को डाटा आंकड़े याद करने पड़ते हैं, वो आप लोगों को दोस्तों करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा लेक्चर है। और दोस्तों सिर्फ इसी स्लाइड से, ये इकलौती ऐसी स्लाइड है, इसी स्लाइड से आप लोगों के अब तक का सबसे, अगर मैं इंपॉर्टेंट स्लाइड बोलूं तो दोस्तों ये है। एज इट इज़ यहाँ से ही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और स्पेशली मैं KVS PRT वालों के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों, अब आप लोगों को जब भी आप लोग ये वीडियो देखोगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है, और स्पेशली इसी स्लाइड से, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखो कि दोस्तों हम ये जो जनगणना की बात कर रहे हैं, हमारा 2011 में जनगणना हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, यानी अपनी 15वीं जनगणना की। अब आप लोग देखो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल पॉपुलेशन है, वो 121 करोड़ है, 121 करोड़, जिसमें से दोस्तों ध्यान रखना SC यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या है 20 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की संख्या है दोस्तों 10 करोड़। 121 करोड़ में SC है 20 करोड़ और ST है 10 करोड़। जबकि दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे मैंने कुछ डाटा और लिखा है आप लोगों का कि वो कौन सा राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा यूपी में SC लोग रहते हैं, यानी SC की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है, यूपी में। और जबकि दोस्तों MP में ST रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा SC परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में रहते हैं दोस्तों, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा ST कहाँ पे रहते हैं, लक्षद्वीप में। लगभग 94.8% हमारी जो आबादी है वो किसकी है दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब की। ये दोनों फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मैंने क्या कहा कि SC सबसे ज़्यादा यूपी में रहते हैं, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो पंजाब में। ST सबसे ज़्यादा MP में रहते हैं, लेकिन जब मैं परसेंटेज की बात करूँ तो लक्षद्वीप में। चलिए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना कि भारत में जो टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, इसमें से नगरों में दोस्तों 21.2% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, और जबकि ग्रामीण में आज भी 70% के लगभग यानी 68.8% लोग कहाँ पे रहते हैं दोस्तों, हमारे भारत में गाँवों में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मैंने लिखा है कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक यहाँ पे जितने भी फैक्ट लिखे हुए एज इट इज आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब कौन सा होता है दोस्तों, वह जनसंख्या होती है जो किसी देश में काम करने योग्य होती है या जो किसी देश में काम करना चाहती है। तो दोस्तों हमारे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से और 59 वर्ष की आयु के जितने भी आदमी है वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन क्या कहा मैंने, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं या जो काम कर सकते हैं, या जो देश के
से इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों वो जनसंख्या हमारी मानी गई है भारत में 15 से 59 वर्ष। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की माने, विश्व बैंक के अनुसार, वो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कार्यशील जो जनसंख्या है वो 15 से 64 वर्ष है। तो आप लोगों को भारत का भी आंकड़ा याद रखना है 15 से 59, और विश्व बैंक का भी ध्यान रखना है 15 से 64 वर्ष। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है, देखो आप लोग देख पा रहे हैं मेन लेबर या मार्जिनल लेबर, यानी दोस्तों ध्यान रखना 365 दिन होते हैं एक साल में। एक साल में वह व्यक्ति जो 183 दिन से ज़्यादा काम करता है, 183 दिन से अगर उसको ज़्यादा काम मिलता है, कहीं पे जॉब मिलती है, तो वो दोस्तों मेन लेबर में आता है, मुख्य श्रमिक होता है वो। और दोस्तों 183 दिन से जो कम दिन काम करता है पूरे साल में, तो उसको हम सीमांत श्रमिक, मार्जिनल लेबर कहते हैं, यानी उसको ज़्यादा काम दोस्तों हमारे देश में नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, मेन लेबर कितने दिन से ज़्यादा काम करे तो उसको मेन लेबर कहेंगे, और कितने दिन से कम काम करे तो उसको मार्जिनल यानी सीमांत श्रमिक कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों भारत की पहली जनसंख्या जो पॉलिसी थी, भारत की पहली पॉपुलेशन जो पॉलिसी थी वो 1976 में आई थी, 1976 में। ठीक है, 1976। और जबकि भारत की दूसरी जनसंख्या नीति थी वो 2000 में आई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी जनसंख्या नीति का मतलब है सरकार ने पॉलिसी बनाई कुछ जनसंख्या को लेकर। तो सबसे पहले सरकार ने पॉपुलेशन को लेकर अपनी पॉलिसी कब बनाई? 1976 में। और दोस्तों इसी नीति में ही सरकार ने कहा था कि जो लड़कियों की शादी की यानी विवाह की जो उम्र थी वो 15 से कर दी गई, 18 शिफ्ट कर दी। और लड़कों की 18 से कब की? 21 वर्ष उन्होंने कानूनी रूप से कर दी। कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग? भारत की पहली जनसंख्या नीति के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात। दोस्तों एक फैक्ट और ध्यान रखना, यहाँ पे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या 17.5%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आते हैं, ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना दोस्तों। हमारी 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%, यानी 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हमारे भारत में रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो इन्हीं 5 बातों को लेकर फोकस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आंकड़े अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या मैंने कितना कहा? ये सारा का सारा जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों, ध्यान रखना। जनगणना यानी जनसंख्या भारत की कितनी है? 121 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि दर भारत में कितनी है? 17.7%। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2001 में जितनी जनसंख्या थी और 2011 में जितनी जनसंख्या थी, तो कितना जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई? 2001 से 2011 में 17.5% जनसंख्या हमारी बढ़ गई। 2001 में जितना थी और 2011 में कितना बढ़ गई? 17.5 यानी 17.7। देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज इट इज पेपर में आने वाले, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एज इट इज यही फिगर आएगा आप लोगों का। ठीक है, 17.5 तो क्या था हमारा? पूरे विश्व की जनसंख्या का, और 17.7 क्या है? जनसंख्या 10 की वृद्धि दर का। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहां पे लिखा मैंने जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382। अगेन ये बहुत ही फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है एक बार मैं इसको बता देता हूं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोगों की संख्या ही क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी आप लोग यहाँ देखो दोस्तों, 1 किलोमीटर का एरिया लेंथ, 1 किलोमीटर का ब्रेथ, यानी जब भी आप लोगों ने स्क्वायर तो देखा होगा, स्क्वायर अगर ये 1 किलोमीटर का लेंथ है, 1 किलोमीटर की ब्रेथ है, तो इसको कहेंगे दोस्तों 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में यहाँ पे आदमी रहते हैं भारत में 382। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। यानी भारत में हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 382 आदमी रहते हैं दोस्तों। बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना दोस्तों। इन पॉइंट पे हमारा ये जो पॉइंट मैंने बताया ये बहुत ही स्टार मार्क वाले हैं, खासकर ये 5 पॉइंट दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 6वां इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो सारे के सारे आंकड़े थोड़े से तो है यार, एक बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इनमें। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में भारत में कितने लोग रहते हैं? तो दोस्तों 382, कहीं 383 भी आ जाता है तो ऊपर नीचे अपना एडजस्ट कर लेना। लिंग अनुपात, सेक्स रेशो,
943 है दोस्तों भारत में। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या होता है दोस्तों, लिंग अनुपात। यानी हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। इसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हो जो मैं कह रहा हूं। अगर जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, लोगों की संख्या और भूमि के आकार का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000। दोस्तों ये डेफिनेशन भी आती है आप लोगों के पेपर में, ध्यान रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाते हैं, लिंग अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है साक्षरता दर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में दोस्तों 73% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे माने जाते हैं। अब ये साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे देश में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 7 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति है उसको अगर पढ़ना और लिखना, दोस्तों ध्यान रखना, पढ़ना भी आता हो और लिखना भी आता हो, तो वही व्यक्ति हमारा क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा। समझ आया? एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, मैंने क्या कहा, भारत में जो भी व्यक्ति 7 वर्ष या इससे ऊपर का जो भी व्यक्ति है, अगर वो पढ़ना और लिखना दोनों ही जानता हो, दोस्तों अगर इनमें से एक भी नहीं जानता तो उसको साक्षर नहीं माना जाता। पढ़ना और लिखना दोनों ही आना चाहिए, उसी को साक्षरता दर कहते हैं। वो कितनी है हमारी, 73%। समझ आया? आई थिंक ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और यही स्लाइड हमारी सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है दोस्तों। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनको लेकर राज्यों की बात करता हूँ, राज्यों के आंकड़ों की। भारत में कि कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कौन सा राज्य है जहाँ पे लिंग अनुपात ज़्यादा है या कम है, साक्षरता दर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अपना राज्य वाइज। तो दोस्तों ये है हमारा जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर। चलो अभी हमने बात की थी, ये हमारा स्टेट वाइज आंकड़ा है दोस्तों। जनसंख्या भारत की कितनी है, 121 करोड़। अब वो कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम है। यहाँ पे लिखा मैंने केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे जनसंख्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आंकड़े आप लोगों को याद नहीं करने, देखो इतना सारा आंकड़ा याद नहीं होता, बस आप लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया ले लेना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर सबसे कम की बात की जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम में, दोस्तों सिर्फ 6 लाख जनसंख्या वहाँ पे है। और जबकि सब दूसरे नंबर पे बात की जाए तो मिजोरम कहाँ पे, 10 लाख। ठीक है, सिक्किम हो गया और मिजोरम। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप में दोस्तों सबसे कम है। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। वृद्धि दर क्या होता था, अभी बताया मैंने कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी और 2011 में कितना वृद्धि हो गया, 10 की वृद्धि, इसी को कहते हैं। तो अगर भारत की बात करें तो 17.7%। देखो वैसे तो पेपर में आप लोगों का यही आंकड़ा ज़्यादातर पूछा जाता है, भारत का ही, लेकिन स्टेट वाइज पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखना कि भारत की बात करूँ कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों राज्य की बात करूँ तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और अरुणाचल प्रदेश है दूसरे नंबर पे। सबसे कम की बात करूँ तो नागालैंड में तो दोस्तों नेगेटिव में चली गई, बढ़ने की बजाय घट गई। और दूसरे नंबर पे केरला में सबसे कम वृद्धि हुई। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूँ, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो दादर नागर की सबसे ज़्यादा थी दोस्तों, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसकी थी, लक्षद्वीप की 6.3%। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखो जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता था, अभी हमने बात की कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, वही हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। और जबकि लिंग अनुपात की बात की जाए तो मैंने बताया था कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है दोस्तों, लिंग अनुपात कहलाता है। तो अब राज्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का है। ध्यान रखो 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, 1106। और दिल्ली की तो देखो दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में 11,320 लोग रहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। सबसे कम बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में 17 ही लोग रहते हैं, मिजोरम में 52। और अंडमान निकोबार में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, 46 यूनियन टेरिटरी। अब बात करें दोस्तों लिंग अनुपात की,
तो लिंग अनुपात ध्यान रखना, ये तो याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वहाँ पे कन्याओं की हत्या, भ्रूण हत्याएं वो कम करते हैं, उत्तर भारत में ज़्यादा करते हैं। तो सेम दोस्तों वही है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पे पाया जाता है, केरला में सबसे ज़्यादा 1084, यानी महिलाएं ज़्यादा है वहाँ पे पुरुषों की तुलना में। तमिलनाडु में 996। और सबसे कम अगर बात की जाए लिंग अनुपात किस राज्य में है, तो हरियाणा दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात है 1879 का, सॉरी 879 का। जम्मू कश्मीर 889। तभी तो रांडे कहाँ पे है, देसी भाषा में रांडे कहते हैं भाई जिनका शादी नहीं होती, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा रांडे, यानी हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे क्या है, कम है। और यूनियन टेरेटरी की बात करूँ तो पुडुचेरी 1037, यानी महिलाएं ज़्यादा है। दमनदीव 618, यहाँ भी दोस्तों बहुत ही कम महिलाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपना साक्षरता की। तो दोस्तों ये है हमारा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। और मैंने कहा था हमारे भारत में कोई भी साक्षर किसे कहेंगे, तो 7 वर्ष या इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति हुआ दोस्तों, या वो 7 वर्ष का हो या उससे अधिक का, अगर उस व्यक्ति को पढ़ना और लिखना दोनों ही आते हो, उसी को हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा 2011 में भारत में 73% लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। और 2001 की जनगणना के अनुसार 64.8%, यानी हमारी साक्षरता जो दर है वो क्या हुई, अब की बार बढ़ी है। 9 लगभग अप्रोक्सीमेट 9% हम साक्षर हो गए हैं। ठीक है। अगर राज्यों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा साक्षर दोस्तों केरला में 94% पढ़े लिखे है। सेकंड मिजोरम। कम की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों बिहार में है 61.8, और सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर बात की जाए यूनियन टेरेटरी की, सबसे ज़्यादा साक्षर है दोस्तों लक्षद्वीप में, और सबसे कम है दादर और नागर में। ठीक है। और अब बात करेंगे दोस्तों कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर, यानी लेडीज और पुरुष में सबसे अधिक अंतर साक्षरता में किस राज्य में है, तो राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान में पुरुष पढ़े लिखे हैं लगभग 80% और महिलाएं हैं केवल 50%, यानी महिलाओं को राजस्थान में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती उनकी पढ़ाई को लेकर। तभी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों साक्षरता में अंतर, लगभग 27.1% अंतर है महिलाओं और पुरुष साक्षरता में। तो दोस्तों ये था हमारा जनसंख्या या भारत की जनगणना का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।